मर्सिया के किले के सुनसान कोने व्लाद एक छोटी सी मेज पर बैठा था। उसके सामने एक पार्चमेंट यानी चर्म पत्र था जिस पर उसने एक सिंबल कई बार बनाया हुआ था। एक तीर जिसके चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ था। उसकी आंखें उस निशान पर टिकी हुई थी जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसके कमरे में मर्सिया ने प्रवेश किया। व्लाद उस निशान को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे मर्सिया के आने का पता ही नहीं चला। उधर मर्सिया जैसे ही अंदर आया उसकी नजर चर्म पत्र पर व्लाद द्वारा बनाए गए निशान पर पड़ी। ये क्या है व्लाद? ये तुम क्या बना रहे हो? बिग ब्रदर, आप कब आए? जस्ट अभी। पर तुम्हारा पूरा ध्यान तो बस इस चर्म पत्र पर बने इस निशान पर था। आखिर ये है क्या? ये निशान मैंने इसे पहले कहीं देखा है और शायद ये किसी पुरानी वलाकियन नोबल फैमिली का सिंबल है। बस ये नहीं याद आ रहा कि ये किसका है। तुमने उस डेड सोल्जर पर निशान देखने की बात पहले तो नहीं बताई थी। ये तुमने कब नोटिस किया? अगर मैंने बिग ब्रदर को ये बता दिया कि मैंने ये सिंबल कल रात सपने में देखा था तो वो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। मुझे झूठ बोलना ही होगा। वो एक्चुअली चीजें इतनी फास्ट हुई कि मेरे ध्यान से उतर गया था। बट आई एम श्योर कि उसके लेफ्ट आर्म पर ये सिंबल था। बिग ब्रदर, आई थिंक कि अगर हम इस सिंबल की मिस्ट्री सुलझा ले तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी के पीछे कौन है। तुम्हारी बात सही लग रही है व्लाद, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फादर हैज लिटरली पुट अस अंडर हाउस अरेस्ट। आई थिंक तुम्हें इस सिंबल की बात फादर को बता देनी चाहिए। फादर भी अंकल बॉगडन के नाम से ही परेशान होंगे। ऐसे में अगर हम बिना किसी ठोस सबूत के उनके पास गए तो हम सिर्फ उनकी टेंशन और बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमें ही इस मिस्ट्री को सुलझाना होगा। मर्सिया ने एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन वो ये भी जानता था कि व्लाद कितना जिद्दी है। ठीक है, तुम्हारी बात में लॉजिक है, लेकिन हम ये ठोस सबूत लाएंगे कहां से? हम तो इस कैसल से बाहर भी नहीं निकल सकते। कैसल छोड़ो, हमें तो अपने अपने रूम से भी बाहर निकलने के लिए फादर के लगाए गार्ड्स को मनाना पड़ रहा है। आई डोंट सी कि हम बिना बाहर गए इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे। मर्सिया की बात सुनकर व्लाद दुखी नहीं हुआ, बल्कि उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। वो उठा और कमरे के बाहर जाने के लिए चल पड़ा। कहां जा रहे हो व्लाद? इस सिंबल के बारे में पता करने। इससे पहले कि मर्सिया कुछ बोल पाता, व्लाद अपने रूम से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही व्लाद कमरे से बाहर निकला, दो सैनिकों ने उसका रास्ता रोक दिया। प्रिंस व्लाद, आप कहां जा रहे हैं? कुछ काम है। क्यों? लॉर्ड व्लाद द्वितीय का ऑर्डर है कि आप और प्रिंस मर्सिया इस विंग के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। पता है मुझे, मैं बस लाइब्रेरी तक जा रहा हूँ और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो साथ चल सकते हो। दोनों गार्ड्स ने एक पल के लिए सोचा। वो व्लाद द्वितीय का ऑर्डर भी पूरा करना चाहते थे, लेकिन प्रिंस व्लाद को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। हर कोई उसके जंगल वाले कारनामे को सुनकर उससे थोड़ा डरता था। ओके प्रिंस, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। कूल, तो चलो। और इस तरह मर्सिया को हैरान छोड़कर व्लाद उस सिंबल का रहस्य सुलझाने के लिए निकल पड़ा, लाइब्रेरी की ओर। वलाकिया की उत्तरी सीमा पर हंगरी के एक पुराने गिरजाघर में व्लादिस्लाव एक गुप्त मीटिंग में शामिल था। उसके सामने 3 कैथोलिक प्रीस्ट बैठे थे। तीनों की नजर व्लादिस्लाव पर थी, जिसे यहां जॉन हुनियादी ने भेजा था। व्लादिस्लाव, तुम एक नए वर्ल्ड के गेट पर खड़े हो। वलाकिया का थ्रोन तुम्हारा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जीसस के रास्ते पर चलना होगा। हमारी चर्च तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे सकती है जो ना ऑटोमैन सुल्तान दे सकता है, ना कोई और। लेकिन इन रिटर्न चर्च तुमसे लॉयल्टी की उम्मीद रखता है। फादर, मैं समझाता हूं और मैं चर्च के लिए पूरी तरह से वफादार हूं, लेकिन वलाकिया को जीतना इतना आसान नहीं होगा। तो हुनियादी ने मुझे चर्च की पावर का लालच देने के लिए यहां भेजा है। मेरा क्या जाता है? एंड में जो अंकल व्लाद को हराने में मेरी हेल्प करेगा, मेरी लॉयल्टी उसी के लिए होगी। लॉर्ड जीसस पर भरोसा करो व्लादिस्लाव, वो तुम्हें सहारा देंगे। तुम्हें बस अपना दिल और अपनी रूह उनके हवाले करनी होगी। वलाकिया कभी चर्च का रॉयल हुआ करता था,
पर आज वो सिर्फ नाम का क्रिश्चियन रह गया है। तुम्हें व्लाद द सेकंड नाम के उस एविल को वालाकिया से उखाड़ फेंकना होगा और चर्च इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। कम माय सन, सरेंडर टू द पावर ऑफ क्राइस्ट। व्लादिस्लाव थोड़ा बेचैन हो रहा था। उन पादरियों के शब्द उसके दिल को छू रहे थे, लेकिन उसका शातिर दिमाग अभी भी अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। हुनयादी व्लादिस्लाव को धर्म के नाम पर अपने साथ बांध के रखने की कोशिश कर रहा था और व्लादिस्लाव को धीरे धीरे वो बंधन महसूस हो रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे आमेनहोतेप को अपने जिस्म से बंधी चेन्स का भार फील हो रहा था। ऑटोमन कैद खाने में आमेनहोतेप ने मौका देखकर अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। उसका चेहरा दर्द से भीगा हुआ लग रहा था। ये उसका एक नाटक था ताकि वो गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। क्या हुआ लड़के, तुझे क्या तकलीफ है? मेरी तबीयत खराब है, मुझे पानी चाहिए। उस प्रिजन गार्ड ने थोड़ी देर आमेनहोतेप को ध्यान से देखा, मानो पक्का करने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं यह लड़का कोई नाटक तो नहीं कर रहा है। लेकिन आमेनहोतेप जानता था कि उसके पहले के कारनामों के कारण कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपने नाटक को थोड़ा और बढ़ा दिया। पानी पानी। गार्ड का शक अब दूर हो चुका था। उसने तेजी से प्रिजन खोला। गार्ड तेजी से अंदर आया और घुटनों के बल आमेनहोतेप के पास बैठ गया। पानी। हाँ, ये लो। उस गार्ड ने तुरंत अपनी कमर में बंधे फ्लास्क को निकाला और आमेनहोतेप को पानी पिलाने लगा। आराम से पियो लड़के। शुक्रिया। कुछ ही देर में आमेनहोतेप बेहतर महसूस करने का नाटक करने लगा। उधर उस गार्ड को आमेनहोतेप पर अब दया आ रही थी। तू भी ना बहुत जिद्दी है लड़के। अरे चुपचाप सुल्तान की बात मान ले और इस्लाम कबूल कर ले, वरना तेरी ये जिद एक दिन तेरी मौत का कारण बन जाएगी। मैं सोचता हूँ वैसे अगर मैं सुल्तान की बात मान लूं तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? कह नहीं सकते, पर तुम्हें इस जहन्नुम जैसी कैद से तो आजादी मिल ही जाएगी। अब चलो आराम करो। वो गार्ड उठा और प्रिजन के बाहर चला गया। आमेनहोतेप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसका दिमाग आगे की योजना बना रहा था। मुझे कैसे भी करके इस पहरेदार का भरोसा जीतना होगा। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे दिमाग से काम लेना होगा। कोई फायदा नहीं है आमेनहोतेप, तुम मेरी मदद के बिना इस कैद से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए ये जिद छोड़ दो, मुझे अपना देवता मान लो। सिर्फ मैं तुम्हें आजादी दिलवा सकता हूँ। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ देवता रा को मानता हूँ। उनके अलावा मेरा सर किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी के भी आगे नहीं। वो तो समय बताएगा। वेफवावेत आमेनहोतेप के विश्वास को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा था। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वैसे ही वलाकिया में व्लाद भी पिछले 1 घंटे से लाइब्रेरी में था और तमाम पुराने चर्म पत्रों और अभिलेखों को टटोल रहा था, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं उसे इस सिंबल से रिलेटेड कोई तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। कहीं तो मिलेगा कुछ, किसी ना किसी रिकॉर्ड में। व्लाद काफी देर से अपनी खोज में लगा हुआ था और धीरे धीरे उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। लेकिन तभी उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये रहा, यही तो है वो सिंबल। लेट मी सी कि क्या लिखा है। जैसे जैसे व्लाद पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इस कॉन्स्पिरेंसी के जड़ तक जाना ही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे फादर के बिठाए पहरे को तोड़ना होगा। आई एम सॉरी फादर, लेकिन मैं आपको इस प्रॉब्लम को अकेले फेस नहीं करने दूंगा। आई हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दिस। व्लाद उस सिंबल के बारे में और इंफॉर्मेशन ढूंढने लग गया। उधर अपने रूम में बैठा मर्सिया भी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। व्लाद गलत नहीं है। फादर पहले से ही ऑटोमन्स और हंगेरियंस की वजह से स्ट्रेस में है। अगर ऐसे में हम दोनों फादर का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ऊपर से अंकल बोगदेन पर भी अब विश्वास नहीं किया जा सकता है। वी हैव टू हेल्प हिम। व्लाद, क्या हुआ? कुछ मिला क्या?
यस बिग ब्रदर, वो सिम्बियोल एक पुरानी वलाकियन रॉयल फैमिली का है जो काफी टाइम पहले अचानक गायब हो गई थी। गायब हो गई थी? आखिर ऐसी कौन सी फैमिली है? उसका नाम है हाउस ऑफ बलौर।